हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। कॉग्निटिव बायस, बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस एंड प्रोसेसिंग स्पीड के बारे में बात करेंगे आज। इसमें ये बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इंटेलिजेंस की जब स्टडी कर रहे थे तो स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट और वेक्सलर स्केल जो हैं ये बहुत आउटडेटेड हो गए थे। इनको ये लगा कि अब इनसे आगे बढ़ना चाहिए और भी ऐसे इंटेलिजेंस टेस्ट बनाने चाहिए जो हमारी ऐसी इंटेलिजेंस को टेस्ट कर सकें जो ये दोनों जो टेस्ट हैं ये नहीं कर पा रहे थे। मैक्सिमम जो इंटेलिजेंस जो टेस्ट हो रही थी स्टैनफोर्ड बिने में या वेक्सलर में, वो उस टाइप की इंटेलिजेंस थी जो स्कूल लेवल पे काम आती है। लेकिन हमें और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस भी होती हैं जिनको मेजर करना ज़रूरी होता है। So to identify the basic cognitive mechanism and processes that underlie intelligence and that enable people to score high on intelligence test, तो कुछ ऐसे cognitive mechanisms और कुछ ऐसे processes जो लोगों को intelligence test में high score करने के लिए enable करते हैं, उसके ऊपर स्टडी करने के लिए इन्होंने आगे फर्दर काम किया। तो उसमें दो मेजर डेवलपमेंट हुई थी। पहली डेवलपमेंट ये हुई थी कि काफ़ी सारे टेस्ट जो हैं वो ये देखा गया कि वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी को समझने के लिए बने थे, यानी कि हमारे कॉग्निशन को, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो नोटवर्दी जो टेस्ट थे वो थे कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन एंड कॉफमैन एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, और एक है वुडकॉक जॉनसन टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो ये जो वुडकॉक जॉनसन टेस्ट है फॉर इंस्टेंस अटेम्प्ट्स टू मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तो इस तरह के जो टेस्ट थे ये फ्लूइड और क्रिस्टलाइज, स्पेशली ये वाला वुडकॉक वाला फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए था। तो पहली चीज़ तो ये जो हुई थी, डेवलपमेंट हुई थी कि काफ़ी सारे ऐसे टेस्ट हैं जो हमारे बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस को असेस करते हैं। दूसरी यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि और जो चीज़ ये असेस करना चाहते थे इसके अलावा वो ये था कि हमारी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है। So the research has focused on the finding that the speed with which individuals perform simple perceptual and cognitive tasks, जिससे हम अपने टास्क पूरे कर पाते हैं, प्रोसेसिंग स्पीड, इज ऑफन कोरिलेटेड विद द स्कोर्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये देखा गया कि प्रोसेसिंग स्पीड के स्कोर, इंटेलिजेंस के जो स्कोर आ रहे हैं वो दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। कोरिलेशन कितना था, 0.30 0.40 इस तरीके से कोरिलेशन आया था। मतलब दोनों का कोरिलेशन था, जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी थी उसके इंटेलिजेंस टेस्ट में स्कोर भी अच्छे थे। फॉर एग्जाम्पल, significant correlation have been found between various measures of reaction time। reaction time मतलब वही कि हम कितनी जल्दी प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, उसके बीच में और स्कोर और इंटेलिजेंस टेस्ट के बीच में कोरिलेशन मिला था। फिर अनदर एंड इवन मोर प्रॉमिसिंग कॉग्निटिव मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज अ मेजर नोन एज इंस्पेक्शन टाइम। अब तीसरी चीज़ आ जाती है इंस्पेक्शन टाइम। एक तो होती है प्रोसेसिंग टाइम जिसको रिएक्शन टाइम भी बोलते हैं, और फिर आ जाता है इंस्पेक्शन टाइम। अब इंस्पेक्शन टाइम को भी मेजर करना चाहते थे। ये होता क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर स्टिमुलस मस्ट बी एक्सपोज्ड फॉर इंडिविजुअल्स टू मेक अ जजमेंट। अगर किसी चीज़ को देख के आपको बोला जाए कि इसके बारे में कुछ बताओ, आप उसको देख के कितना टाइम ले रहे हो उसको समझने में, वो होता है इंस्पेक्शन टाइम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तरह पे यहाँ पे दिखाया हुआ डायग्राम है कि आपको अगर ये लाइन दिखा के बोला जाए कि इसमें कौन सा साइड लंबी है, ये लेफ्ट साइड राइट साइड, तो आप बोलोगे ये वाली साइड इसकी लॉन्गर है। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए इसमें कौन सी साइड लंबी है, लेफ्ट की राइट, तो इसमें आपका इंस्पेक्शन टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेजर करने में और देख के बताने में टाइम लग जाएगा कि कौन सी साइड लंबी है, और इस वाले में इंस्पेक्शन टाइम कम लगेगा आपका। तो इंस्पेक्शन टाइम का मतलब है आप किसी चीज़ को देख के कितना टाइम ले रहे हो उसको जज करने में। तो जैसे साइकोलॉजिस्ट थे वो इसी तरह की ड्राइंग्स दिखा के लोगों से पूछते थे कि इसमें से कौन सी चीज़ किसकी साइड लंबी है, या इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते थे। So inspection time is measured by the time taken, the time they take to make such decision। आपने कितना टाइम लिया एक्यूरेटली डिसाइड करने में,
उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन टाइम। सो इससे क्या मेजर होता है? द अमाउंट ऑफ टाइम इंडिविजुअल रिक्वायर फॉर इनटेक ऑफ न्यू विजुअल। आप कितना टाइम ले रहे हो एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, इवेलुएट करने में, इससे ये पता चलता है। Supporters of this measure argue that this task, perceiving new information, is basic to all higher level mental operation। मतलब जो इस चीज़ के सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये वाला जो तरीका होता है इंस्पेक्शन टाइम वगैरह, रिएक्शन टाइम वगैरह निकालने का, ये बहुत बेसिक है हायर लेवल मेंटल ऑपरेशन के लिए। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी की इंटेलिजेंस देखना चाहते हो तो उसमें आपको रिएक्शन टाइम, प्रोसेसिंग स्पीड, इंस्पेक्शन टाइम, ये सब भी मेजर करना ज़रूरी है। They note that this measure is closely related to current theories of perception and decision making। तो क्योंकि यहाँ पे थ्योरीज जो है परसेप्शन की और डिसीजन मेकिंग की, ये क्या बोलती है कि विजुअल इंफॉर्मेशन इज परसीव्ड इन डिस्क्रीट सैम्पल एंड देन कंबाइंड इनटू जजमेंट। मतलब जो भी हम विजुअल इंफॉर्मेशन देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उसको जज करते हैं। तो इसी थ्योरी के बेस पे ये कह रहे हैं कि विजुअल इंफॉर्मेशन को या किसी भी इंफॉर्मेशन को कितना टाइम हम प्रोसेस करने में लगा रहे हैं या कितना टाइम उसको इंस्पेक्ट करने में लगा रहे हैं, ये हमारे परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर आते हैं न्यूरल बेसिस पे। अभी तक हम पढ़ रहे थे कॉग्निटिव बेसिस, अब आते हैं न्यूरल बेसिस, यानी कि हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आते हैं। तो क्या हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है? जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं क्या उनकी न्यूरल फंक्शनिंग में कुछ फ़र्क आता है? सो द आंसर सजेस्टेड बाय अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ एविडेंस इज येस, फ़र्क होता है। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी होती है एक। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी मतलब कितना फास्ट, जो स्पीड है वो नर्व इम्पल्सेस जो है वो नर्व्स में कितनी जल्दी कंडक्ट हो रही हैं। द स्पीड विद विच नर्व इम्पल्सेस आर कंडक्टेड इन द विजुअल सिस्टम। तो जितना फास्ट होगा उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस स्कोर होगा आपका। जैसे आपने रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट देखा होगा, जिसमें आपको एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से एक चूज़ करना होता है कि इसमें से कौन सा वाला पीस है जो यहाँ पे फिट आएगा। ये कोई डिज़ाइन बना हुआ है, सपोज यहाँ पे पूरा बीच में से एक हिस्सा गायब है। तो रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस में आपको देखने बताना होता है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपका कौन सा हिस्सा ऊपर फिट होगा। तो इस टाइप के केसेस में आपकी जो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी है उस पर आप डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी ये सॉल्व कर सकते हो। तो ये वेलोसिटी जो है, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, एक तो इसका सिग्निफिकेंट एविडेंस मिला है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जैसे अगर किसी का इंटेलिजेंस स्कोर ज़्यादा आता है तो इसका मतलब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी उनके ब्रेन में हो रही है वो टास्क को करते टाइम, उसमें एनर्जी जो है वो कम यूज़ हो रही है, तो वो उनका इंटेलिजेंस स्कोर ज़्यादा आना चाहिए। मतलब जो इंटेलिजेंट है उनका ब्रेन कम एनर्जी यूज़ करके भी चीज़ें कर सकता है, टास्क कर सकता है, लेकिन जिनका इंटेलिजेंस स्कोर कम है उनको ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। तो इस तरह का भी एक एविडेंस मिला है जिसमें ये दिख रहा है कि जो ब्रेन, जो हाईएस्ट स्कोरिंग पर्सन है जो इंटेलिजेंस में, उनके ब्रेन जो है जब वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी करते हैं तो वो कम एनर्जी यूज़ करते हैं, और जो लोअर साइड पे हैं उनके ब्रेन ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं। तो ये एक पहला एविडेंस हो गया। दूसरा ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाला एविडेंस हो गया। तीसरा एक फाइंडिंग्स की बात कर रहे हैं जिसमें ये देखा गया है कि देयर इज़ अ लिंक बिटवीन ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस। अब ब्रेन के स्ट्रक्चर और इंटेलिजेंस में भी लिंक मिला है। जैसे स्कोर्स ऑन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ इंटेलिजेंस सच एज WAIS आर रिलेटेड टू द साइज ऑफ सर्टेन पोर्शन ऑफ द ब्रेन। मतलब ब्रेन के साइज से रिलेटेड है इंटेलिजेंस स्कोर, इंक्लूडिंग द लेफ्ट एंड राइट टेम्पोरल लोब, लेफ्ट एंड राइट हिप्पोकैम्पस। तो साइज में भी फ़र्क आया है, जैसे कि दिस इज़ ट्रू इवन व्हेन द करेक्शंस आर मेड फॉर इंडिविजुअल्स ओवरऑल फिजिकल साइज। तो ये 3-4 चीज़ें जो ये बता रही हैं कि हमारी इंटेलिजेंस के साथ साथ हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरल फंक्शनिंग है या जो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता रहता है। It appears that the improved method now available for studying the brain and the nervous system। तो अब जैसे जैसे और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ नए मेथड्स आते जाएंगे तो ये और ज़्यादा इस चीज़ को प्रूव कर पाएंगे कि हमारे ब्रेन के साइज़ और ब्रेन के अंदर होने वाली जो चीज़ें हैं, जो एक्टिविटी हैं, उससे वो कैसे हमारे इंटेलिजेंस के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
अब प्रिडिक्ट करने की बात हो रही है तो यहाँ पे करियर सक्सेस के बारे में भी बात कर रहे हैं कि क्या इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग हम किसी के करियर के बारे में भी या सक्सेस के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं. We noted that standard intelligence tests are very effective in predicting success outside academic circles. ये कह रहे हैं कि जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट अभी तक देखे हैं वो ऐसे नहीं बने हैं कि वो आपकी करियर में या आपकी एकेडमिक सर्कल के बाहर, मतलब स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद आपकी सक्सेस को प्रिडिक्ट कर सकें. जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट अभी तक हमने ऊपर बात करी है वो सारे उतनी ही इंटेलिजेंस वो कर पाते हैं, प्रिडिक्ट कर पाते हैं जितना आपको अपनी पढ़ाई में और अपने ग्रेजुएशन में या उस टाइप की चीज़ों में चाहिए होता है. हमें जो चीज़ पता करनी है वो ये है कि हम अपने करियर में कितना अच्छा कर लेंगे. तो उस चीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए ये जो बता रहे हैं असेसमेंट होती है उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी असेसमेंट. कॉम्पिटेंसी असेसमेंट मीन्स if we start with two groups, one known to be highly successful and other known to be only average in terms of career success. मतलब हम दो ग्रुप ऐसे ले लेंगे जो बहुत ही सक्सेसफुल है अपने करियर में और जो सिर्फ एवरेज हैं, ऐसे दो ग्रुप्स ले लेंगे और उनके बीच में डिफरेंसेस देखेंगे क्या है और डिफरेंसेस को हम मार्क करते जाएंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है. और वो जो डिफरेंसेस हैं उससे हमें ये हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो अगर किसी और पर्सन में भी हैं तो वो भी आगे जाके सक्सेसफुल होगा या एवरेज ही रहेगा. हाउ डू वी आइडेंटिफाई की डिफरेंसेस? कैसे हम आइडेंटिफाई कर देंगे अब डिफरेंसेस क्या है? वन यूजफुल प्रोसीजर इन्वॉल्व्स what are known as behavioral event interview. अब इनके behavioral event interviews लिए जाएंगे. In these interviews, persons rated by others who know them well as being outstanding at their jobs. तो कुछ इस इंटरव्यू में क्या होगा, उन लोगों की रेटिंग करवाएंगे. जैसे कि सपोज पर्सन ए है कोई, वो सब लोग बोलते हैं कि वो अपने काम में आउटस्टैंडिंग है, तो उसको जितने लोग जानते हैं उनसे उनकी रेटिंग करवाई जाएगी. एंड पर्सन रेटेड एज ओनली एवरेज, और दूसरा पर्सन बी है जिसको सब लोग बोलते हैं कि वो खाली एवरेज है अपने काम में, उसकी रेटिंग करवाई जाएगी. डिस्क्राइब व्हाट दे सेड, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाएगा, जैसे वो क्या सोचते हैं उनके बारे में, कैसा फील करते हैं और वो लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, किस टाइप की उनकी जो भी उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं. देयर आंसर्स आर देन केयरफुली एग्जामिन्ड. फिर उनके आंसर्स को एग्जामिन किया जाएगा. जैसे सपोज जो लोग इस पर्सन को जानते हैं जो आउटस्टैंडिंग है, वो बोलेंगे कि वो सुबह जल्दी उठ जाता है, उसका एक डिसिप्लिन है, वो टाइम पे हर काम करता है, वो सिर्फ इतना घंटा खाली बैठता है, वो सिर्फ जो भी चीज़ें वो बताएंगे वो नोट कर लेंगे. ऐसे ही बी वाले पर्सन के बारे में जो लोग बताएंगे कि वो रात को लेट जागता है, सुबह लेट उठता है और वो मैक्सिमम टाइम अपना फ़ोन में स्पेंड करता है. इस तरह की चीज़ें नोट कर ली जाएंगी. इससे क्या होगा, एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर मिल जाएगा कि कैसे जो सक्सेसफुल है वो कैसे बिहेव करता है और जो अनसक्सेसफुल या एवरेज है वो कैसे बिहेव करता है. इस तरीके से हम उनके डिफरेंसेस पता कर सकते हैं. Presumably, these are key skills or abilities that distinguish outstanding person from average. जिससे हमें ये, हमने ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं और बहुत सारी चीज़ें सुनी भी हैं कि जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं उनकी ऐसी ऐसी आदतें होती हैं, उनकी हैबिट्स होती हैं, बहुत सारी बुक्स भी हैं उसके ऊपर. तो वो बुक्स वगैरह कैसे लिखी गई हैं, वो इन्हीं सब रिसर्च के बेसिस पे लिखी गई हैं कि सक्सेसफुल जो होते हैं उनकी क्या हैबिट्स होती हैं, अनसक्सेसफुल जो होते हैं उनकी क्या हैबिट्स होती है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं, उनके सोचने का तरीका, थिंकिंग स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग, डिज़ायर फॉर सक्सेस, फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरों पे ऊपर अपना इम्पैक्ट बनाना, विलिंगनेस टू टेक इनिशिएटिव, अपना कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स. इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आपको सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बना सकती है. तो ये सारी चीज़ें हम उनके बारे में पता कर सकते हैं थ्रू इंटरव्यू. तो ये इंटरव्यूज़ होते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो हाईली सक्सेसफुल लोग हैं उनके पैटर्न ऑफ बिहेवियर क्या है और जो एवरेज है उनके क्या है. इन इंटरव्यूज़ को हम बोलते हैं बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यूज़.
Now for the most important question, does possession of these competencies do a good job of predicting career success? तो क्या हम ये सारी चीजें जानने के बाद प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन अपने करियर में सक्सेसफुल होगा? तो रिसर्च फाइंडिंग कहती है कि हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं एक प्रोजेक्ट में मैक्लेलैंड 98 में इन्होंने क्या स्टडी किया था, जो बड़े कॉरपोरेशन में जो लोग काम करते हैं उनके बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू लिए गए थे, और रिसर्चर क्लासिफाइड द एग्जीक्यूटिव एज बीइंग हाईली क्वालिफाइड, एवरेज, इन पोटेंशियल, ऐसे क्लासीफाई कर दिया था उनको कि कौन हाईली क्वालिफाइड है या फिर कौन एवरेज है। और जो ये जो एग्जीक्यूटिव्स थे जो वहाँ काम करते थे वो सालों से किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं उस चीज़ को भी स्टडी किया गया। तो जैसे कि इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, दोज क्लासिफाइड एज बीइंग हाईली क्वालिफाइड वर रेटेड बाय देयर बॉस एज डूइंग अ बेटर जॉब। मतलब जो लोग हाईली क्वालिफाइड कैटेगरी में थे उनको, उनके बारे में उनके बॉस ने यही बोला कि वो बेटर जॉब करते हैं उन लोगों से जो थोड़े से कम क्वालिफाइड हैं। Another important finding was this: although almost half of the executives hired in the unusual way by the company quit within a year, none of those hired on the basis of competency assessment quit। मतलब जो लोग उन्होंने अनयूजुअल तरीके से हायर किए थे, यूजुअल तरीके से हायर किए थे, हाफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव हायर इन द यूजुअल वे, मतलब नॉर्मली यूजुअल तरीके से हायर किए थे, उन लोगों ने 1 साल के अंदर अंदर कंपनी छोड़ दी। लेकिन जिन लोगों को इन्होंने कॉम्पिटेंसी असेसमेंट के बेस पे हायर किया था, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट मतलब उनकी रेटिंग जिनकी आउटस्टैंडिंग थी उनके बेस पे हायर किया था, उनमें से किसी ने भी उस कंपनी को नहीं छोड़ा, क्विट नहीं किया जल्दी से। सो हायरिंग एंड ट्रेनिंग ईच न्यू एग्जीक्यूटिव कॉस्ट द कंपनी मोर देन, मतलब किसी भी पर्सन को हायर करना, ट्रेनिंग करना, ये बहुत कॉस्टली हो जाता है कंपनीज के लिए। तो इसलिए कॉम्पिटेंसी असेसमेंट जो है वो एक यूज़फुल टेक्निक है किसी की भी सक्सेस को प्रिडिक्ट करने की। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे रोल ऑफ हेरिडिटी एंड रोल ऑफ एनवायरनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।